है कि सर मैं अच्छे कॉलेज से मैंने बीटेक किया, तो मेरे सोसाइटी की लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। मेरा छोटा भाई है, वो मेरे से पहले जॉब लग गया, जबकि उसने बाद में वो पास आउट हुआ था। तो प्रेशर मेरे पे था कि छोटा भाई लग गया, बड़ा भाई अभी भी जो है बेरोजगारी है। मैं उनको ज़्यादा बताता नहीं था कि मैं जो प्रिपरेशन किसकी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता बाद में शोर मचाई देती है। एक्सपेक्टेशन लोगों की होती है, प्रेशर होता ही है। 2020 में मेरा नहीं हुआ, 21 में मेरे को एग्ज़ाम नहीं निकले, लेकिन ये है कि मैंने हिम्मत नहीं। हेलो। आज हमारे बीच एक स्टूडेंट है हिमांशु, जिनसे हम लोग लंबी बातचीत करने वाले हैं। ऑल इंडिया इनकी रैंक है 203 AA में। तो इनके बारे में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये एसएससी सीजीएल तो इस बार क्लियर कर ही चुके हैं, लेकिन इससे पहले इन्होंने क्लियर किया आईबीपीएस बैंक पीओ का एग्जाम क्लियर किया है, सीएचएसएल भी क्लियर किया है, एफकेट भी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिस जिस एग्जाम में जाना चाहते हैं वो सारे एग्जाम हिमांशु क्लियर कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, कौन सा इनका मीडियम रहा है, इनकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है, उन चीज़ों के बारे में, या मम्मी पापा क्या काम करते हैं उनके बारे में सबसे पहले जानते हैं हम लोग हिमांशु से। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। मैं मदर्स कोचिंग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी जर्नी शेयर करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। सर, मेरा नाम हिमांशु मालव है और मैं राजस्थान स्टेट के 12 डिस्ट्रिक्ट के छोटे से कस्बे छबड़ा से बिलोंग करता हूं। मेरी 10th तक स्कूलिंग मेरे होम टाउन में ही हुई है, हिंदी मीडियम में। उसके बाद 11-12 मैंने कोटा से किया है और ग्रेजुएशन में मैंने NIT कालीकट से बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मेरे फादर हैं वो लैब टेक्नीशियन हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मदर हैं वो होम मेकर हैं, और एक ब्रदर है जो प्राइवेट जॉब कर रहा है जयपुर में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर हिंदी मीडियम से हम लोग हैं, क्या हम लोग यहाँ पर compete कर पाएंगे, एक छोटे से गांव से हम लोग आते हैं। ध्यान रखना भाई, इंस्पेक्टर आप लोग ही बनते हो। कुछ भी डिपेंड नहीं करता कि आपके 10th में मार्क्स क्या थे, 12th में मार्क्स क्या थे। पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपने बाद में यहाँ पर कितनी मेहनत की है। हम लोग थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और हिमांशु से सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने एसएससी के बारे में कब सोचा और उनको कैसे पता लगा मदर्स एजुकेशन हब के बारे में। ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सर, जब मैं कॉलेज में था तो मेरा एसएससी से कोई नाता नहीं था। मेरा इंटरेस्ट था ऑटोमोबाइल सेक्टर में, लेकिन जैसे जैसे 2019-20 आता गया तो जो मार्केट में रिसेशन आता गया, तो जो कंपनीज थी वो आई नहीं। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं जो मेरे बाकी के दोस्त थे, कोई MS कर रहा था, कोई GMAT के थ्रू हाई स्टडी कर रहा था, MBA कर रहा था, केट दे रहा था, या फिर IT जॉब में पकड़ता। लेकिन सर मेरा इंटरेस्ट कोडिंग में इतना नहीं था, और फिर लॉकडाउन लग गया तो हम घर पे आ गए। फिर जैसे मैं राजस्थान स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ क्रेज़ गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा है, प्राइवेट जॉब का इतना है नहीं। तो मैंने पहले सोचा कि UPSC का देखते हैं, लेकिन UPSC ये है कि टाइम लेती है, 2-3 साल लेती है। तो मैंने पहले प्लान बी का प्रिपरेशन किया कि प्लान बी क्या हो सकता है। तो UPSC के बाद में SSC ही एक प्लेटफॉर्म है जो कि रेपुटेटेड गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है। तो उसके बाद में 2020 के जब लॉकडाउन के टाइम पे मैंने SSC का जो है सर्च किया, और फिर सबसे पहले मुझे पवनराव सर के बारे में ही फीडबैक पता चला कि राजस्थान में मदर्स कोचिंग जो है वो SSC की ऑफलाइन कोचिंग करवाती है, जो अभी राजस्थान में नंबर 1 है। तो सर मैंने पहले आपके यूट्यूब चैनल से एडवांस मैथ के नोट्स बनाए, और उसके बाद में 2021 की स्टार्टिंग में मैंने मदर्स कोचिंग ज्वाइन किया ऑफलाइन सर, जयपुर में। तो देखिए, आप लोग जो भी जर्नी शुरुआत करते हैं, और मैं हिमांशु को कहना चाहूँगा कि यहाँ पर AA 203 के बाद रुकना नहीं है। आपको अगर UPSC का सपना देखा है तो अपनी ज़िंदगी में जो भी सपना आप लोग देखते हो, हार्ड वर्क से उसको ज़रूर पूरा करना है। अगला हमारा मेन जो इंटरव्यू का मकसद रहता है, हम लोग जो यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं उनके बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ है उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना हमारा मकसद है इस इंटरव्यू के थ्रू। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का भी क्वेश्चन रहता है प्रत्येक सिलेक्टेड स्टूडेंट से कि जो भी आपकी मैथ्स, रीजनिंग, GK, इंग्लिश, SSC में आप आ चुके हो, लेकिन उसके बाद ये 4 सब्जेक्ट हैं, थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हुआ था, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को कि पैटर्न भी चेंज हुआ, 4 सब्जेक्ट हैं, साथ आपने टाइपिंग भी की, और इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, चारों सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है एक स्टूडेंट्स के लिए।
सर सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स के लिए तो मैंने आपका ऑफलाइन बैच लिया था। तो आप जैसे जैसे डेली क्वेश्चन बताते थे, हम होमवर्क करते थे और आप चैप्टर वाइज जो शीट देते थे उनको हम सोल्व करते थे, वहाँ से प्रैक्टिस करते थे और साथ में मॉक टेस्ट लगाते थे। क्योंकि सर आपने पहले ही कहा था कि मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग में कितने मार्क्स आ रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आप धीरे धीरे लगाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो है सबकॉन्शियस माइंड एलाइन होता जाएगा मॉक टेस्ट के लिए। तो सर मैथ्स में ये है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप जो है कमांड करते जाओगे। एसएससी में सर डिफ़िकल्टी लेवल इतना आता नहीं है। एसएससी इज ऑल अबाउट जो है कंपटीशन। जितना फास्ट आप क्वेश्चन को करोगे, क्योंकि यहाँ 40% तो बच्चे रिपीटर होते हैं, आपको उनसे कम्पीट करना होता है। और क्वेश्चंस को जितना कैलकुलेटिव आप, अगर कैलकुलेशन ज़्यादा आ गई तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भी कैसे उसको जल्दी करना है। वैसे सर आपने पहले बताया था कि आपके बेसिक्स अगर इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक आपके मजबूत हैं, तो चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा गया आप कर सकते हो। तो सर मैंने बेसिक्स पे सबसे पहले ध्यान दिया। उसके बाद में जो है कैलकुलेशन ट्रिक्स जैसे होती है, यूनिट डिजिट हो गया, डिजिटल सम हो गया, या फिर आपको जो है बेसिक जो है ट्रेबल्स आनी चाहिए, ट्रिपलेट्स आपके टिप्स में होनी चाहिए कि 13, 84, 85, 39, 80, 89, ऐसे आपको ट्रिपलेट्स आने चाहिए। क्यूब आपको जो है 20 तक याद होनी चाहिए, स्क्वायर आपको 40 तक याद होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें आपके बाद में काम आएगी। तो एक तो कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में मैथ्स में यही है कि आप प्रीवियस ईयर लगाइए, एक बार सिलेबस हो जाए, जो जहाँ भी से आप पढ़ते हैं, कोचिंग लेते हैं, वहाँ के आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाइए और प्रीवियस ईयर पे आप फोकस कीजिए। क्योंकि एसएससी में रिपीटेटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जितना आप लगाएंगे उतना ही क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका हाथ वहीं एग्जाम में चलता जाएगा। सर अब मैं इंग्लिश में आता हूँ। तो सर इंग्लिश में 3 सेक्शन है, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकेब। सर मैंने वोकेब में सबसे इंपॉर्टेंट ये है सर कि प्रीवियस ईयर आपको सबसे पहले लगाना है। वोकेब जो है वो इतनी अनलिमिटेड है, पूरा थिजरस है, आप कितना भी पढ़ लोगे तो भी कमी है। लेकिन सबसे पहले टारगेट आपका प्रीवियस ईयर होना चाहिए। सर प्रीवियस ईयर के लिए मैंने ब्लैक बुक फॉलो की थी। ब्लैक बुक आती है तो आप कोई भी ले सकते हैं, नीतू मैम की ले सकते हैं, अलग अलग कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद में फिर आप आइए हिंदू पे या जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है। वोकेब के लिए जैसे कुछ टीचर बताते हैं कि निमोनिक्स के थ्रू याद कीजिए या रूट वर्ड याद कीजिए। तो सर मैंने निमोनिक्स के थ्रू तो याद मैं नहीं करता था, क्योंकि निमोनिक्स में होता ये है कि आपको 2 बार याद करना पड़ेगा। पहले वर्ड का आप निमोनिक याद करो, फिर उसका मीनिंग याद करो। तो सर मेरा तो यही था कि मैं सिनोनिम के थ्रू याद ज़्यादा करता था, क्योंकि आपने एक वर्ड देख लिया, उसके आपने 10-15 जो सिनोनिम देख लिए, तो वहाँ से क्या होगा कि आपका एक कोनोटेशन सेट हो जाएगा, टोन हो जाएगी कि अगर ये पॉजिटिव टोन है या नेगेटिव टोन है। वहाँ से आप ऑप्शन एलिमिनेशन आप वोकेब में आराम से कर सकते हो। बाकी आप जो है रूट वर्ड से याद कर सकते हो, अलग अलग हैं। ईडियम फ्रेजेस जो है आप इमेज के थ्रू याद कर सकते हो, जो आपको टफ लगे। फ्रेजल वर्ब है जो आपके क्लोज टेस्ट में काम आती है। वन वर्ड जो है वो याद करनी ही है। तो आप धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप करोगे वोकेब को, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। रिवीजन इंपॉर्टेंट है। वोकेब में आप भूलोगे, लेकिन आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना यूज करोगे, वो आपके बाद में जो है स्टोर होता जाएगा। उसके बाद में सर कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन में मेरा ये था कि सर कॉलेज से मेरा न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट था। जितना आप एडिटोरियल आर्टिकल्स पढ़ेंगे उतना ही क्या होगा, आप में यू विल रीड बिटवीन द लाइन्स, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और पैराजम्बल, पैसेज और क्लोज टेस्ट में अंडरस्टैंडिंग ही है। कई बार होता है कि हमको वर्ड्स याद नहीं होते, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो। क्लोज टेस्ट में तो मोस्टली यही होता है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, या जो भी ऑनलाइन अगर आपको लगता है यूट्यूब पे कोई एडिटोरियल सोल्व करवाता है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जितना आप इंग्लिश के टच में रहेंगे उतना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इसमें। और मॉक टेस्ट के थ्रू भी आप जैसे जैसे आप करते जाओगे, आप एनालिसिस करोगे तो अच्छा होता जाएगा। अब सर तीसरा है कि ग्रामर का क्या करें। तो सर ग्रामर के लिए मैंने मेरी ग्रामर ठीक ठाक थी, तो मैं नीतू मैम की तो नहीं पढ़ी थी, लेकिन एक बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर नाम से। तो उसके मैंने जो बेसिक रूल थे उनके मैंने नोट्स बनाए थे, और उसके पीछे जो प्रैक्टिस सेट थे वो लगाए थे। मदर्स के मैंने जो प्रैक्टिस सेट थे वो लगाए थे। उसके बाद में आप जो है यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो। जो उनके प्लेलिस्ट होती है ग्रामर रूल की, जो मोस्ट रिपीटेड जो ग्रामर्स के रूल्स होते हैं वो आप देख सकते हो। उसके बाद में अगर रीजनिंग पे आए तो सर रीजनिंग तो यूजुअली बाय बर्थ ही आती है। रीजनिंग का ये है कि मैं तो सेक्शनल बुक लगाता था, और अगर आपको जो टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, जैसे बच्चों को नंबर्स में रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, एनालॉजी हो गया, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। जो प्रीवियस ईयर जो है उनको आप लगाइए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है वो इंक्लाइन होता जाएगा। आपको फिर बाद में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही नंबर सीरीज में लगा लोगे कि पैटर्न क्या है, डिफरेंस क्या है। तो और आप रीजनिंग में सेक्शन बुक लगाओगे वही काफ़ी है। बुक वगैरह जो है अगर आपको जो लग रहा है टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं। और सर जीके की बात करें तो जीके में ये है कि बहुत सारे लोग ल्यूसेंट को फॉलो करते हैं। ल्यूसेंट
टॉपर जो करते हैं सर, मैंने लूसेंट को नहीं देखा क्योंकि उसमें बहुत वास्ट था, और मैं सर जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, बीटेक वालों को तो वैसे ही जीके में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि जीके सर अनप्रिडिक्टेबल है, अनसर्टेन है, कुछ भी आ सकता है। आपने एक अटेम्प्ट में पूरा जीके पढ़ लिया, पता चला कि आपने जो पढ़ा वो आया नहीं। तो ये है कि हाँ, एक बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के खुद के नोट्स बनाए थे, आप कोई सा भी बेच ले सकते हो, या फिर आप जो आपको लगे वो बुक फॉलो कर सकते हो। उसके बाद में अब जो है एसएससी स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा पूछने लगी है, तो आप स्टैटिक के लिए मैंने क्या किया था कि हर टॉपिक जो है नेट पे सर्च किया था या यूट्यूब पे करके उनके अलग अलग मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, चाहे वो रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, चाहे माउंटेन पासेस, जो स्टैटिक पोर्शन है वो हो गया। और करंट अफेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने सर वीकली मंथली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, लेकिन ईयरली में करता था। ईयरली जो है मैगजीन आती है, स्पीडी की हो गई, रुकमणी की हो गई, दिशा की हो गई, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें स्टैटिक पोर्शन भी होता है और जो करंट अफेयर्स तो होता है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप करंट अफेयर्स के भरोसे मत बैठिए, बाकी जो 3 सेक्शन है उन पे अगर आप जितना कमांड करेंगे वो कंपनसेट यहाँ कर लेगा, मेंस में ये ज़रूरी है। उसके अलावा सर अब जो है कंप्यूटर आ चुका है, तो कंप्यूटर के लिए आप जो है कोई पीडीएफ फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको अब एक रिसोर्सेज पे अगर आप डिपेंडेंट रहोगे तो वो कम होगा, क्योंकि इस बार जो हमने देखा है कि बच्चों ने एक एक पीडीएफ पढ़ी, लेकिन इस बार कंप्यूटर बहुत डीप में आया था, उस चक्कर में बहुत सारे बच्चों की सीपीटी कट ऑफ पार नहीं हुआ है। तो कंप्यूटर भी आपको ढंग से पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। और टाइपिंग का ये है कि सर टाइपिंग में मैंने सीएचएसएल की टाइपिंग निकाली थी, तो वहाँ मेरी प्रैक्टिस हो चुकी थी, सीजीएल के लिए वो हो गई थी। लेकिन ये है कि आपको टाइपिंग भी साथ में लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इधर आपके मार्क्स अच्छे हैं, टाइपिंग कंप्यूटर में नहीं रहे, तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो सर ये अलग अलग स्टेज। तो जैसा आप लोगों ने देखा, मैथ्स के लिए आप लोगों को बार बार कोई भी चीज़, सबसे पहले आपको बेसिक अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उसके बाद आपकी कोई ट्रिक्स है वो आपको देखनी है, साथ साथ कैलकुलेशन स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें, आपको सबसे पहले वोकैब रटनी पड़ेगी। ग्रामर के लिए कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हो, साथ साथ आप लोगों को न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है। मेन चीज़ जो मुझे समझ में आई वो है न्यूज़पेपर। ग्रामर के लिए आपको कोई भी एक बुक फॉलो कर लीजिए, उसको रट लीजिए, और साथ साथ आपको वोकैब तो रटनी पड़ेगी। रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को मतलब पढ़ना तो है ही एक बार तो कंप्लीट रीजनिंग, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस सेट पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि रीजनिंग आजकल मेंस में भी आनी शुरू हो गई है, तो ध्यान तो आपको देना पड़ेगा। जीके के लिए आप लोग इसी टाइप से एक बार जो सब्जेक्ट हैं वो तैयार कीजिए, प्लस करंट आपको तैयार करनी है, और कंप्यूटर को अभी से तैयार कीजिए, नहीं तो लास्ट में आप लोगों का कंप्यूटर रह जाएगा और फिर आप लोगों को प्रॉब्लम करेगा। अब हम लोग बात आते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने तैयारी कर ली है, इसके बाद साथ साथ स्टूडेंट को मॉक तो देना ही पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं हिमांशु से कि जब पहली बार 2021 में मदर्स एजुकेशन हब में मॉक दिया था ऑफलाइन, तब कितने मार्क्स थे और उसको कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, और प्रत्येक सब्जेक्ट में हमें कितना टाइम देना चाहिए? सर मॉक टेस्ट में मैंने सबसे पहले मदर्स के ऑफलाइन मॉक टेस्ट से स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में सर मेरे मार्क्स तो कम ही आते थे, प्री में जो है 120 130 तक ही आते थे, और उनको 150 160 तक ले जाना जो है बड़ा टास्क था। स्टार्टिंग में सर मेरी प्रॉब्लम यही थी कि मेरा बैकग्राउंड तो मैथ्स का था, लेकिन स्पीड मेरी नहीं आ रही थी। मैथ्स में हो गया, इंग्लिश में भी जो है वो कि स्टार्टिंग था तो इतना नहीं पड़ता था, लेकिन मैथ्स में इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्पीड आनी चाहिए। स्पीड नहीं आएगी तो आप जो है 150 160 क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और एक मॉक टेस्ट देने का पैटर्न भी जरूरी है कि आप पहले क्या सोल्व कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग पहले मैथ्स करते थे, अब मैथ्स में ये है कि अगर आपको टाइम 35-40 मिनट लग गया तो आप बाद में नहीं कर पाओगे। तो सर मेरा ये रहता था कि मैं सबसे पहले जीके कर लिया, इंग्लिश कर लिया। आप जीके इंग्लिश में जो भी हो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये 15 मिनट में दोनों आपके हो जाएंगे। फिर आप रीजनिंग पे आइए और फिर फाइनली आप मैथ्स पे आइए, क्योंकि मैथ्स में अगर कोई क्वेश्चन में आप फंस गए, लेंथी हो गया, तो फिर आप बाद में अटक सकते हो। तो मैथ्स को आप बाद में रखिए, मैं तो ये करता था। और मॉक टेस्ट का ये है कि आप जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप लगाना स्टार्ट कीजिए। वीक में एक बार हो गया, कितने मार्क्स आ रहे हैं आप स्टार्टिंग में मैटर मत कीजिए, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। लेकिन धीरे धीरे आप जैसे ही सिलेबस पूरा होगा आपके मार्क्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे आपके एग्जाम नज़दीक आए, चाहे प्री हो गया, तो आप जो है वीक में 2 बार दे दीजिए। मॉक टेस्ट देने से इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना। मैं जो है सर जो मैथ्स में जो क्वेश्चन नहीं आते थे, मेरा 200-300 जो है क्वेश्चन बैंक होता था, तो जिन मॉक टेस्ट में टफ लगते थे या उनका जो है ज़्यादा रिपीट हो रहे क्वेश्चन, तो उनको मैं अपने नोट्स में बना लेता था और उनको मैं बार बार रिवाइज करता था। उससे क्या है कि वो आपके जो है क्वेश्चन अच्छे हो रहे हैं, और अगर उससे रिलेटेड कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो भी आप आराम से कर सकते हो। तो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, रेगुलर आप एनालिसिस कीजिए खुद के नोट्स। और एनालिसिस में ये है कि आप जैसे आपने क्वेश्चंस लिखे
तो आप जो है उसमें मार्क्स कर सकते हैं, चाहे पहले टिक कर दिया, फिर दोबारा आपने अगर वो रिवाइज किया, आपके जो टफ क्वेश्चन हैं उनमें आप और अलग टिक कर दिए, तो ऐसे करके क्या है कि आप जो है उसको ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। और यही है कि आप कोई सा प्लेटफॉर्म ले सकते हैं, मैंने मदर्स के लिए बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी दिए थे, लेकिन ये है कि मॉक टेस्ट में आप परसेंटाइल भी देखिए, रैंक भी जरूरी नहीं, रैंक भी जरूरी है, नंबर कितने आ रहे ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ मॉक टेस्ट टफ होते हैं तो आपके मार्क्स कम आए, अगर परसेंटाइल अच्छी आ गई तो भी आप ठीक ठाक हैं। डिमोटिवेट मत होइए, धीरे धीरे आप टारगेट सेट करेंगे मॉक टेस्ट में तो धीरे धीरे आपके इंप्रूव हो जाएंगे। और कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम सक्सेस, जितना आप छोटे छोटे टारगेट करेंगे और मॉक टेस्ट में धीरे धीरे आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा और आपको इंस्पिरेशन वहीं से मिलती जाएगी। तो मेन चीज़ है आप शुरुआत कहाँ से करते हैं ये डिपेंड नहीं करता, आप उस मॉक टेस्ट में मार्क्स आगे धीरे धीरे लास्ट तक कितने मार्क्स ले जाते हैं उस पर डिपेंड करता है। आपको सब्जेक्ट वाइज पहले आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि 15 मिनट में मुझे दोनों ही सब्जेक्ट कर लेने हैं, इंग्लिश और अपने पास जीके, उसको थोड़ा सा फास्ट कीजिए। रीजनिंग को भी आप थोड़ा सा 15 मिनट दीजिए। मैथ्स के लिए थोड़ा टाइम रखोगे तो आपके लास्ट में फिर ऐसा नहीं होगा कि पेपर खराब हो जाए, फिर पेपर आपका हमेशा शानदार रहता है। 25-30 मिनट आपको काफ़ी बार देने भी पड़ जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि मैथ्स का पेपर आपसे 15 मिनट में ही हो गया। आजकल तो काफ़ी बार ऐसा भी पेपर आ जाता है, आसान पेपर भी आ जाता है। तो आप कभी हिमांशु फेल भी हुए होंगे क्या? आपको 2021 से 2023 में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो क्या आपको मोटिवेट क्या करता रहा आपको? सर मेरे केस में ये है कि सर मैं अच्छे कॉलेज से मैंने बीटेक किया, तो मेरी सोसाइटी की लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। मेरा छोटा भाई है वो मेरे से पहले जॉब लग गया, जबकि उसने बाद में वो पास आउट हुआ था, तो प्रेशर मेरे पे था कि छोटा भाई लग गया, बड़ा भाई अभी भी जो है बेरोजगारी है। मैं उनको ज़्यादा बताता नहीं था कि मैं जो प्रिपरेशन किसकी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता बाद में शोर मचाई देती है। तो आपको लोगों से कट ऑफ होना है। मेरी अभी इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, फेसबुक पे मैं बहुत 5-6 साल से पोस्ट डाली नहीं है, तो आपको जो है एक तरह से सेक्लूजन होना पड़ेगा और सब कुछ छोड़ के आपको एक टारगेट सेट करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक्सपेक्टेशन लोगों की होती है, प्रेशर होता ही है। 2020 में मेरा नहीं हुआ, 21 में मेरे को एग्ज़ाम नहीं निकले, लेकिन ये है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, धीरे धीरे पढ़ता गया। लेकिन यही है कि अगर आप एक बार आपका स्टैंडर्ड बना लोगे, एक बार आप जो है पकड़ बना लोगे तो आपके एग्ज़ाम निकलते जाते हैं। जैसे मेरा IBPS PO निकल गया, उसमें क्योंकि बैंक का पैटर्न हल्का सा अलग होता है, लेकिन ये है कि अगर आप बैंक में ये है कि आप मॉकटेस्ट जितना दोगे उसमें आपका हो जाएगा। SSC में जो है कंटेंट ज़्यादा है, इस बार SSC में ये है कि मेंस में 30 क्वेश्चन है और टॉपिक 35-40 हैं, तो टॉपिक ज़्यादा है, क्वेश्चंस कम है, तो आपको इतना वास्ट सिलेबस करना होता है। एडवांस में इतने बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। और यही है कि मोटिवेट का ये है सर कि मैं मोटिवेशन पे ज़्यादा ये नहीं, लेकिन इंस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डेली टारगेट बनाया कि मुझे करना ही है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अगर आपने ये फील्ड चूज़ कर लिया तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे यहाँ से निकलना ही सक्सेस होके, क्योंकि अगर मैं यहाँ सक्सेसफुल होऊंगा तो मैं ही नहीं, मेरे आसपास के गाँव वाले भी यहाँ आएंगे, तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और मोटिवेट के लिए ये कि सर मैं आपके जो बेच में था तो आप डेली हमको थोड़ा बहुत इंस्पायर करते थे। मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस देखता था, विकास देवेगेटी सर की टॉपर स्टॉक देखता था, तो वहाँ से लगता था कि जब ये कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले थे, BA BSc वाले, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आपको बस ये है कि डिसिप्लिन में आपको पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। एक बार आपने टारगेट कर दिया, फेलियर्स आते हैं, सबके साथ आएंगे, लेकिन ये है कि अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता मिली जाएगी। अगर आप धीरे धीरे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा योगा कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ भी आपको ज़रूरी है। और ये है कि बस ये अल्टीमेटली सक्सेस मिली जाएगी अगर आप पूरी जान लगा के फोकस मेहनत करेंगे। और ये है कि अगर आपको ऐसे भी जाना है तो यही नहीं कि आपको बस टारगेट B पे करना है, जो बीच की जर्नी है उसको भी आपको एंजॉय करना है, क्योंकि जॉय जो है वो एक नेचुरल फिनोमिनन है, मिजरी जॉय क्रिएशन। तो आपके ऊपर है कि आपको हंसते खेलते मस्ती से पढ़ाई में इन्वॉल्व होके पढ़ाई करनी है, टारगेट करना है, या फिर दुखी होके मेरा नहीं होगा डर के आपको प्रिपरेशन करनी है। तो ये आपके ऊपर है। आप जो है मोटिवेट होके जो है भी पढ़ सकते हो और दुखी होके पढ़ सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बस यही है। तो देखिए भाई, आप लोगों को सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 3 घंटे तो जैसे यूट्यूब पर वीडियोस देख लेते हो, 2-3 घंटे फेसबुक पर रह जाते हो, फिर चैटिंग पर आ जाते हो, रात को 10 बजे थोड़ी देर पढ़ते हो, 9 से 10 बजे किसी का मैसेज आया, सुबह 3-4 बजे तक चैटिंग की, और फिर आप लोग सोचते हो कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों से आप लोगों को दूर रहना पड़ेगा। और लास्ट में अब हिमांशु से हम लोग पूछते हैं कि हिमांशु, आपने AAOE क्यों चूज़ किया और
क्या है इसमें, क्या आपका आगे क्या सोचते हैं, और आगे का आप अपना मतलब क्या डब्ल्यूओ को ही आप कंटिन्यू करेंगे या आगे यूपीएससी की तैयारी में आप क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सर डब्ल्यू के लिए सबसे पहले है कि प्री के पहले डब्ल्यू कोई नहीं सोचता, क्योंकि डब्ल्यू के लिए जो है कट ऑफ अलग जाती है। तो अगर आपने पहले सोच लिया तो पता नहीं प्री कट ऑफ पार होगी या नहीं होगी। तो मेरा प्री के पहले डब्ल्यू का था ही नहीं, इस बार तो कट ऑफ कम जानी थी, लेकिन मैंने एग्ज़ाम दिया प्री का और मार्क्स डब्ल्यू कट ऑफ को पार कर चुके थे। इसलिए सर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मेरे डब्ल्यू पार हो चुका है तो क्या डब्ल्यू रियल में इतनी अच्छी जॉब है। तो सर जो मेरे फादर हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं, तो वहाँ उनके ऑडिट की टीम आती है। तो वो बताते थे कि जब ऑडिट की टीम आती है तो 10 दिन पहले कैसे जो डॉक्टर्स जो सब हैं वहाँ की पूरी हलचल हो जाती है, एक रेस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, एक जो रेपुटेशन होती है। तो वो सोच के सर फिर मैंने इसमें रिसर्च किया। डब्ल्यू में जो एसएससी में जो है सबसे हाईएस्ट पे ग्रेड जॉब है, 4800 पे ग्रेड जॉब है, एक गजेटेड ऑफिसर आपको प्रोवाइड करती है। सर डब्ल्यू का ये है कि मार्केट में नेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन रियलिटी जो है वो सर थोड़ी सी अलग है। डब्ल्यू अगर आपको ट्रेवलिंग पसंद नहीं है तो आप डब्ल्यू के लिए नहीं बने। अकाउंट सर्विस होती है लेकिन ऑडिट तो आपके लिए नहीं है। ऑडिट में ट्रेवलिंग होती है नो डाउट, लेकिन सर मुझे बचपन से ट्रेवलिंग पसंद थी, जो है मेरी पर्सनैलिटी को ये सूट करती है, इसलिए मैंने डब्ल्यू लिया है। डब्ल्यू रियल में सर मेरे हिसाब से तो एसएससी की मोस्ट पावरफुल पोस्ट है। बाकी जो है बाकी पोस्ट भी आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन डब्ल्यू जो है वो अच्छी जॉब है, तो इसलिए मैंने सर किया है। और सर रही बात आगे फ्यूचर की, तो अभी सर मेरा टारगेट जो है वो डिपार्टमेंट एग्जाम में है, क्योंकि इसमें एक एसएस एग्जाम होता है तो वो पार करना होता है, वो कंपलसरी होता है। तो उसके बाद में सर यूपीएससी का देखेंगे, लेकिन अभी तो डिपार्टमेंट एग्जाम का ही टारगेट है। तो हिमांशु, आपको बहुत बहुत बधाई और आपके आगे के फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं। तो हम लोग आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।